आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ये एक बहुत बड़ा पार्ट है मेटल और मेटल का, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज भी ज्यादा है। कारण ये है कि ये मात्र ऐसा ब्लॉक है, आपके पास 4 ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक। तो मात्र ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, नोबल गैस सब प्रेजेंट है। इस ब्लॉक में हाइड्रोजन को अगर हम नहीं माने, इस ब्लॉक का अलग ही बहुत जगह पे रेडियल रखा जाता है, तो सारा मेटल्स है। डी ब्लॉक में सारा मेटल्स है, एफ ब्लॉक में सारा मेटल्स है, लेकिन पी ब्लॉक में मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेमी मेटल सारा प्रेजेंट है, जिसके कारण से आप समझ सकते हो कि प्रॉपर्टीज में जो डाइवर्सिफिकेशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा, और इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, थोड़ा ज्यादा बड़ा चैप्टर भी है, बिकॉज आपको यहाँ पे बेसिकली 5 ग्रुप को पढ़ना है। 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A। 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A 6 ग्रुप को पढ़ना है। अगर हम डिटेल अच्छे से कहें तो 6 ग्रुप को हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर, नोट 5 ग्रुप, 6 ग्रुप पढ़ना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक बड़ा चित्र होता है। अगर हम बात करें तो 3A और 4A आपका जो है हम लोग 11 के सिलेबस में पढ़ेंगे, पार्ट 1 में पढ़ेंगे पी ब्लॉक का, और पार्ट 2 और पी ब्लॉक में फिर हम आगे अगला पार्ट जो होगा, अगला जो ब्लॉक होगा, सॉरी अगला जो ग्रुप होगा उसको पढ़ाएंगे। तो हम लोग पी ब्लॉक का स्टडी शुरू करते हैं। तो पी ब्लॉक जो होगा, सबसे पहली बात है, कंसिस्ट करता है, पी ब्लॉक कंसिस्ट करता है 3A ग्रुप, 4A ग्रुप, 5A ग्रुप, 6A ग्रुप, 7A ग्रुप एंड 8A ग्रुप, या 0 ग्रुप भी कहते हैं, नोबल गैस है 0 ग्रुप भी कहते हैं। अगर हम न्यू नोमेनक्लेचर की बात करें, 30th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, या 0 ग्रुप सिंपली कहते हैं। तो ये सभी ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। इन सभी एलिमेंट्स का स्टडी करना है। सभी एलिमेंट्स को अगर देखा जाए तो बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम आपको याद रहना चाहिए। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, ट्रिलियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। और इसमें एक ऊपर में होता है, नोट यहां पे, तो हीलियम सबसे ऊपर होता है, इसके सामने होता है नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो ये सब आपके पास क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप्स होता है, जिससे ही क्या होता है एलिमेंट्स, जिसको कि हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स में स्टडी करेंगे। अगर हम बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इन सभी एलिमेंट्स को आप देखोगे क्या क्या आता है, इन सभी एलिमेंट्स को आप देखोगे कहीं कहीं सेलेनियम को ही रखा जाता है, ठीक है। ये एक लैडर टाइप का आपका आएगा। इन सभी को क्या किया जाता है, मेटलॉइड की तरह ट्रीट किया जाता है, मतलब सेमी मेटल। ये सब जो है सेमी मेटल है, ठीक है। इधर जो भी दिख रहा है आपको सेमी मेटल्स के ऊपर, वो क्या है, नॉन मेटालिक नेचर का है, और सेमी मेटल्स के नीचे इधर जो आपको दिख रहा होगा, ये सब क्या है, मेटल्स है। तो एक चीज जो सबसे प्राइमरी पहला पॉइंट यही है कि पी ब्लॉक में सेमी मेटल, मेटल और नॉन मेटल सभी प्रेजेंट है। अगर हम इसको अलग से कहें तो ये सब हमारा क्या है, नोबल गैस है। तो देख सकते हो आप कि चूंकि बहुत अलग अलग तरह का एलिमेंट्स प्रेजेंट है, किसी अदर ब्लॉक में हम एस ब्लॉक पढ़ेंगे, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक पढ़ेंगे, आप देखोगे इस तरह का डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट नहीं मिलेगा आपको, लेकिन पी ब्लॉक में अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं, जिसके कारण से यहां पर आपका जो
प्रॉपर्टीज होगा वो बहुत अच्छा खासा डिफर करेगा। दूसरी बात है कि अगर हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, सामने में लिख करके इन सबको, ठीक है। हम थोड़ा इधर ले लेते हैं, जगह हमारे पास बनेगा। ये सेम मेटल है सब, नीचे वाला सब क्या है, मेटल है, ऊपर वाला सब क्या है, नॉन मेटल्स, ठीक है। तो पहला अगर हम बात करें इसमें, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसका प्रॉपर्टीज को बारी बारी से इसके सामने रख करके इन सबको स्टडी करते हैं। पहला बात है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली NS2 NP1 to 6 होगा, ये ठीक है, आउटर मोस्ट ही होगा। लेकिन ध्यान ये देना है कि जो इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होगा, इनर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो डिफर करेगा। ये समझ में आता कैसे? देखिए, अगर हम बोरोन की करें इलेक्ट्रॉनिक हीलियम 2s2 2p1, इसका नियॉन 3s2 3p1, इसका हम करेंगे तो हम लोग नहीं लिख सकते आर्गन 4s2 4p1, इसका हो जाएगा आर्गन के बाद 3d10 भी आएगा। यहां पर अगर हम इसकी बात करें, इन सब की, मतलब इन सब की, हम इसके नीचे की बात करते हैं, मतलब इसके नीचे की बात करते हैं, तो इन सब में क्या होगा, आर्गन के बाद D10 भी आएगा। इसमें क्या होगा, इन सब में क्रिप्टन के बाद D10 भी आएगा, 4d10, और इन सब में, इन लास्ट वाले में जेनॉन के बाद 4f14 एंड 5d10, 4f14 एंड 5d10 दोनों आएगा। तो इनर जो कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये करेंगे, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और जो कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो डिफर करेगा। डिफर करने का कारण ये है बिकॉज जो डी ब्लॉक है, डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है और एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है, वो अपीयर हो रहा है जब आप नीचे पीरियड में किसी भी ग्रुप में नीचे आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। जब आप किसी भी ग्रुप में आगे बढ़ रहे हो, जैसे कि अगर हम बात करें फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, इन सब में क्या होगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पहले जो इनर्ट गैस होता था, उसके बीच में, इनर्ट गैस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बीच में D10 F14 ये सब अपीयर होगा, जो हम लोग बारी बारी से सभी ग्रुप के लिए अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा नहीं कि इसके पहले जो होगा नॉबल गैस होगा, नॉबल गैस होगा पहला दूसरा में, दूसरा तीसरा पीरियड ही है तो दूसरा तीसरा पीरियड में होगा, लेकिन चौथा पांचवा छठा पीरियड में डी भी आ जाएगा, खासकर छठा में एफ भी आ जाएगा, चौथा पांचवा में डी भी आएगा, और छठा में सातवां में एफ का भी 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, यहां पे चूंकि इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनर इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। इन कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्वॉल्व्स D10 और F14 electrons, due to which there is large difference, there is large difference कह सकते हो, या there is कह सकते हो abnormalities, ये कहना ज्यादा अच्छा है, abnormalities in properties of, in abnormalities in trend of प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो प्रॉपर्टीज होगा पीरियोडिक टेबल का, जो उसमें ट्रेंड होता है, उसमें क्या होगा, एबनॉर्मलिटी होगा। कारण ये होगा कि उसके कोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा है, कैसे, क्यों, ये सब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा पॉइंट बात करते हैं, तो दूसरा पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट हम बात करते हैं। यह जनरल प्रॉपर्टी जो आप पी ब्लॉक बता रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बात करते हैं। तो इन सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा वैरी करता है। बात अगर हम थर्ड ए का करें तो क्या होगा, +3, जो सबसे पहली बात है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी का भी,
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है वो होता है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा किसके लिए? फ्लोरीन और ऑक्सीजन के लिए। फ्लोरीन और ऑक्सीजन के लिए ऐसा नहीं होगा। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके बराबर जो होगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है। अगर हम 3A, 4A और 5A की बात करें, पहले हम इस पे बात करते हैं। तो जो ऊपर की तरफ ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेबल, ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ऊपर की तरफ ग्रुप नंबर वो ज्यादा स्टेबल होगा, और नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो स्टेबल होगा ग्रुप नंबर -2, ग्रुप नंबर -2 ये ज्यादा स्टेबल होगा। कारण इसका होता है इनट पेयर इफेक्ट। कारण इसका होता है इनट पेयर इफेक्ट। समझ रहे हो? मतलब नीचे की तरफ जब आप जाओगे तो जो NH2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि NS ऑर्बिटल का पेंट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है। आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया गया है पेंट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, जिसके कारण से NH2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्या होगा? न्यूक्लियस के नजदीक चला आएगा। अल्टीमेटली आप इस तरह से भी इसको बोल सकते हो कि D और F ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स का शिल्डिंग इफेक्ट कम होने के कारण NH2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बाउंड होगा, जिसके कारण से वो जो होगा बॉन्डिंग में भाग ना ले पाएगा, और इसलिए क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर नीचे की तरफ ग्रुप नंबर -2 स्टेबल होगा। ये समझा? पॉइंट ये है कोई भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग क्यों लेता है? न्यूक्लियस से लूजली बॉन्ड है तो बॉन्डिंग में भाग ले लिया। अगर न्यूक्लियस से ये स्ट्रांगली बाउंड हो गया तो वो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा, कम लेगा। तो पॉइंट यही है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो NH2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है वो जो है इनर्ट की तरह बिहेव करता है, रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है। कारण ये है कि बिकॉज पुअर शिल्डिंग ऑफ D और F ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के कारण NS ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड टू न्यूक्लियस, जिसके कारण से वो भाग नहीं लेगा। अगर आप अच्छे समझना चाहते हो तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखो, वहां पे आपको बताया गया था रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और वहां पे हमने बताया था कि पेंट्रेशन इफेक्ट ऑफ एस ब्लॉक S ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज मच हायर देन D एंड F ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण से हायर एलिमेंट्स के लिए NH2 ऑर्बिटल क्या होगा? न्यूक्लियस के नजदीक पहुंच जाएगा पेंट्रेशन करके, और इसलिए न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड हो जाएगा और बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा। तो अगर हम इसकी बात करें, इन सबका इस चीज को यूज करें, तो अगर हम बात करें 3A में तो बोरोन 3+ ज्यादा स्टेबल होगा एल्यूमिनियम 3+ से, गैलियम 3+ से, और इंडियम 3+ से, और गैलियम 3+ से। और अगर हम बात करें बोरोन प्लस का तो ज्यादा स्टेबल होगा। आप देखोगे भी नहीं ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां से देखोगे +1 भी आना शुरू कर देता है, और थैलियम प्लस। ठीक है, तो थैलियम प्लस होगा ज्यादा स्टेबल होगा। आप देखोगे ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट होता भी नहीं, या देखोगे ये बहुत रेयर होता है, ये होता ही नहीं। तो स्टेबिलिटी जो होता है इन सभी ग्रुप में, खासकर 3A, 4A, 5A की बात कर रहे हैं, ऊपर की तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा कौन सा? ग्रुप नंबर 3A का। नोट 13, 14, 15 आप नहीं कंसिडर करोगे, 3A, 4A, 5A की बात कर रहे हैं। तो ऊपर की तरफ 3, नीचे की तरफ +1, ऊपर की तरफ 4, नीचे की तरफ 2, ऊपर की तरफ 5, नीचे की तरफ 3। अब देखिए, अगर हम जनरल कुछ भी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो एलिमेंट्स ऑफ, इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ 4A, 5A, 6A एंड 7A, ठीक है, और एक्सेप्ट अगर हम बात करें 8A का भी, इसको हम लिख देते हैं, 8A का भी लिख सकते हैं हम, एक्सेप्ट वही ऑक्सीजन इंक्लूडिंग ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ग्रुप नंबर -8 से लेकर के ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का ग्रुप नंबर के बीच में कुछ भी हो सकता है। ये बात आप समझो अच्छे से, ये ऑक्सीडेशन नंबर में बताया गया था। देखिए, मान लो आपसे पूछा है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, तो आप देखो सल्फर किसमें है? 6 में है, तो 6 में है तो 6 - 8 से लेकर के सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा कहां पे होगा? 6 तक, मतलब -2 से +6 तक।
मान लिया हम बोलते हैं कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां तक होगा, तो कार्बन जो है किसमें है, 4 में है, तो 4 - 8, 4 - 8 का मतलब माइनस थोड़ी ना होगा, कहां होगा 4 तक। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम आपसे पूछे तो नाइट्रोजन किसमें है 5 में, तो 5 तक होगा, कहां से 5 - 8 मतलब -6 तक। तो ये भी बात ध्यान रखना है कि 4A 5A 6A 7A 8A एक्सेप्ट ऑक्सीजन क्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू ग्रुप नंबर -8 से लेकर ग्रुप नंबर तक कुछ भी अलाउड होगा। ज्यादा स्टेबल किसी किसी में पार्टिकुलर होता है, वो चीजें हम लोग करस्पॉन्डिंग ग्रुप के साथ पढ़ेंगे जब हम पार्टिकुलर ग्रुप को डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरा बात हुआ ऑक्सीडेशन नंबर। तीसरा पॉइंट, अगर हम मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो आप ये अच्छे समझ रहे हो, पीरियोडिक टेबल में आप अच्छे से पढ़े हो कि मेटालिक कैरेक्टर दिख भी रहा होगा आपको कि नीचे की तरफ क्या है, ज्यादा है। मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है नीचे की तरफ, एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर ये भी लिख सकते हैं, एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो जो नीचे की तरफ एलिमेंट्स है वो मेटालिक है, ऊपर की तरफ जो एलिमेंट्स है वो क्या है, नॉन मेटालिक है, दिख रहा होगा आपको। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस। ये आपको पीरियोडिक टेबल में ही पढ़ा दिया गया था। ठीक है, और इसीलिए क्या होगा डाउन द ग्रुप, सो ये भी लिख सकते हो, सो डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस, क्योंकि मेटल जो होगा वो बेसिक नेचर का होता है, मेटल जो होता है बेसिक नेचर का होता है, इसलिए क्या होगा बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड नीचे की तरफ इंक्रीज करेगा, और ऊपर की तरफ क्या होगा एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करेगा, बिकॉज वो नॉन मेटल होता है। मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाता है इसलिए नीचे की तरफ बेसिक नेचर बढ़ रहा है, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाता है इसलिए ऊपर की तरफ एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो ये पॉइंट है। एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी ग्रुप में, अगर हम जीरो ग्रुप नॉर्मल गैस की बात छोड़ दें तो इन सब की बात करते हैं, तो फर्स्ट एनॉमलस, हम 14 पॉइंट लेते हैं, एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। हर ग्रुप में जो पहला एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टीज उसी ग्रुप के अदर एलिमेंट से डिफर करेगा। ये हमने आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड में बताया था कि लिथियम जो होगा अल्कली मेटल से डिफर करता है, बेरिलियम जो होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल से डिफर करता है। कारण क्या था, स्मॉल साइज, लो पोलराइजिंग पावर। यहां भी बताते हैं ड्यू टू अ स्मॉल साइज एंड एक और कारण है यहां पे कारण हुआ कि इन सब में डी ऑर्बिटल नहीं है, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। ये सब जो है फर्स्ट एलिमेंट मतलब जैसे कि हम बात करें बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसमें डी ब्लॉक नहीं है, बिकॉज इसमें 2s1 2p2 2s2 2p1 2s2 2p2 2s2 2p3 2s2 2p4 2s2 2p5 2 में सेकेंड सेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए ड्यू टू स्मॉल साइज एंड absence of d orbital first element of each group, हर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट each group differ from other elements in their properties में क्या होगा डिफर करेगा। ये कारण इसका दो है, एक तो स्मॉल साइज होता है और दूसरा क्या होगा अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि पहला फर्स्ट एलिमेंट को सिंपली क्या हो सकता है, फर्स्ट एलिमेंट कैन हैव मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। कोवेलेंसी का मतलब होता है कितना अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर रख सकता है। चूंकि इसके पास 4 ऑर्बिटल है, एक s मतलब एक 2s और 3 2p ऑर्बिटल, तो आपके पास 4 ऑर्बिटल है, तो हर ऑर्बिटल में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो आप, तो आपके पास मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हो आप अपने सराउंडिंग में 4 रख सकते हो। तो इन सब के पास सिर्फ 2s और 2p ऑर्बिटल है, इसलिए 4 रख सकता है, 4 से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये सब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं सकता है। ठीक है, वेयर
whereas other elements होगा, whereas other elements can have covalency greater than 4, covalency greater than 4 आसानी से हो सकता है by using d orbitals यूज करके आसानी से क्या हो सकता है, कोवेलेंसी 4 से ज्यादा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एग्जांपल का, तो थोड़ा जगह एग्जांपल में बात करते हैं, तो BF4 माइनस, बोरोन जो है BF4 माइनस बनाता है, जबकि एल्युमिनियम जो है AlF6 3 माइनस बना लेता है। देखो बोरोन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 हुआ यहाँ पे, एल्युमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 हुआ यहाँ पे। और भी हम एग्जांपल दे सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये पहला आपको डिफरेंस दिखा कि अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होने के कारण, स्मॉल साइज होने के कारण क्या होगा, जो होगा ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा नहीं रख सकता है, बाकी सब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा रख सकता है। दूसरा पॉइंट करें कि ड्यू टू स्मॉल साइज फर्स्ट एलिमेंट is capable of forming multiple bond. First element is capable of forming multiple bonds. First element जो होगा multiple bonds फॉर्म करने में कैपेबल है, जैसे CC डबल बॉन्ड बनता है, CC ट्रिपल बॉन्ड बनता है, अलग के साथ ही बन सकता है, C डबल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड हो, N डबल बॉन्ड हो, N डबल बॉन्ड N, N ट्रिपल बॉन्ड N। ये बहुत तरह का बॉन्ड पॉसिबल है, और ये बनता क्या है, क्यों है, ड्यू टू p पाई बॉन्डिंग, p पाई बॉन्डिंग के कारण बनता है, ठीक है। अदर जो हायर एलिमेंट्स है, जो बड़ा एलिमेंट्स है, लार्जर एलिमेंट्स डाउन द ग्रुप, ठीक है, हैज लेस एबिलिटी टू फॉर्म पाई बॉन्ड बाई डी पाई पी पाई, डी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल्स के बीच में लैटरल ओवरलैपिंग होकर के, या डी पाई पी पाई बिकॉज ऑफ हायर एनर्जी डिफरेंस इन डी ऑर्बिटल। जनरली हायर एनर्जी डिफरेंस होता है इन डी ऑर्बिटल में, और डी ऑर्बिटल्स में हाई एनर्जी डिफरेंस होने के कारण ये सब जो है उतना अच्छा पाई बॉन्ड नहीं बना पाता है जितना कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप बना लेता है। इसी कारण से आप पढ़ोगे, इस तरह का सवाल पूछा जाएगा आपको कि N2 एग्जिस्ट करता है लेकिन P2 एग्जिस्ट नहीं करता है। कारण क्या है कि फास्फोरस जो होगा बड़ा साइज का है, वो पाई बॉन्ड आपस में नहीं बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता है, इसलिए P4 सॉलिड के रूप में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन O2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, सल्फर एसिड के रूप में एग्जिस्ट करता है। कारण फिर वही है, बिकॉज ऑफ बड़ा साइज का, इसी कारण से वो पाई बॉन्ड बनाने में लेस कैपेबल है। तो ये सभी सवाल होगा जो कि इसमें पूछा जाएगा। एक और बात ये है कि जो पहला एलिमेंट्स होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर लेस होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है उसके अराउंड जो एटम्स है उसका संख्या। तो इसमें हम करते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट हैज लेस कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर लेस होगा। जैसे कि देखो आप नाइट्रोजन जो है फॉर्म NO3 माइनस, ठीक है। इसमें अगर हम NO3 माइनस का अगर आपको ये दिखाना चाहें तो क्या होगा, ये होगा स्ट्रक्चर। इसमें अगर हम बात करें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, आपको पता होगा इतना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, पाई बॉन्ड बना कैसे है, p पाई से बना है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फास्फोरस का, तो फास्फोरस सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में, देखिए दोनों सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। फास्फोरस यहाँ पे PO4 3 माइनस बना रहा है, और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर जोड़िए, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। हमने स्ट्रक्चर को चलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो ये कैसे बना है, p पाई डी पाई बैकबॉन्ड, p पाई डी पाई बॉन्डिंग है। फास्फोरस का d ऑर्बिटल ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके, लैटरल ओवरलैप करके क्या किया है, p पाई डी पाई बॉन्डिंग किया है।
तो ये आप समझ सकते हो कि पी स्ट्रॉन्गर हुआ। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे 2p ऑर्बिटल इसका 2p ऑर्बिटल इसका ओवरलैप किया, एनर्जी गैप कम है। यहाँ पे 3d ऑर्बिटल इसका और 2p ऑर्बिटल इसका, एनर्जी गैप ज्यादा है, एनर्जी गैप है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगा p d वो क्या होगा, वीक होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 3 है, 3 ही ना ऑक्सीजन लग रहा है, नाइट्रोजन में 3 ऑक्सीजन है, अब फास्फोरस क्या कर रहा है, 4 लग रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो गया। अब ऐसा स्थिति होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। जबकि आप पढ़ोगे इन सभी केसेस में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह में अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो नो पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये सब एनॉर्मस प्रॉपर्टीज का फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप का, पी ब्लॉक का हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ बताया आपको, बहुत ज्यादा वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज होगा पी ब्लॉक में। ठीक है, तो ये सब जनरल कैरेक्टरिस्टिक है पी ब्लॉक का। अब हम लोग बारी बारी से सभी ग्रुप को पढ़ेंगे, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, ये 6 ग्रुप का स्टडी हम लोग को डिटेल में करना है। तो अब हम करना शुरू कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग 3A ग्रुप से। ये पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग 3A ग्रुप से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा, क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़ना है, जो भी सिलेबस में है हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत कर रहे हैं 3A एलिमेंट्स। अगर आप बात करो 3A एलिमेंट्स का, इसमें है बोरोन, इसमें है एल्युमिनियम, इसमें है गैलियम, इसमें है इंडियम, इसमें है गैलियम। याद करने का तरीका, इसको बहुत लोग इस तरह से भी याद रखते हैं, बाल गंगा इंडिया तिलक, इस तरह से लोग याद रखते हैं। एक ट्रिक है जिसको कोई आप यूज करके याद रख सकते हो। ये चीजें आप पीरियोडिक टेबल में एक बार बताए होंगे और बताया गया होगा कि भाई इस तरह से याद करने का आप उपाय कर सकते हो, कि मतलब एक तरीका होता है, याद करना आसान हो जाएगा। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम याद रखो, बाल गंगा इंडिया तिलक, बाल गंगाधर तिलक आप नाम सुने होंगे, तो बाल गंगा इंडिया तिलक, इस तरह से नाम याद रखना थोड़ा आसान होता है। ठीक है, चूंकि देखो इसमें फर्स्ट एलिमेंट इसमें बोरोन है, तो इसको बोरोन फैमिली भी कहते हैं। फर्स्ट एलिमेंट के नाम के आधार पे ही सभी ग्रुप का नाम लिखा गया। जैसे कार्बन वाले का, 4A वाले में कार्बन पहला, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, तो ये सब कहा जाता है, जिन्हें नाम दिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका लिख देते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का कारण ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से आपको आइडिया रहेगा कि प्रॉपर्टीज में एब्नॉर्मलिटीज क्यों आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो हम इस प्रॉपर्टी को हम एकदम जनरल करके लिख ही दे रहे हैं, और हम जब तक इसका जनरल प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे तब तक इसको सामने रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे आप, बोरोन और एल्युमिनियम, बोरोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे आप, तो हीलियम 2s2 2p1, ये क्या होगा, नियॉन 3s2 3p1। गैलियम की बात करो अगर आप, तो आपके पास होगा आर्गन 3d10 4s2 4p1। देखो आपको डी ब्लॉक आ गया, D10 आया, जो हमने शुरुआत में बताया था। इंडियम की बात करोगे तो आपके पास आएगा क्रिप्टन 4d10 5s2 5p1। और थैलियम की बात करोगे तो आपके पास आएगा ज़ेनॉन 4f14 5d10 6s2 6p1। तो आप देख सकते हो कि जो इनर या कोर, देखो आउटर तो सेम रहा NH2 NP1 NH2 NP1 NH2 NP1, लेकिन इनर जो हुआ वो सिंपली नॉर्मल गैस की तरह ना हुआ, कहीं कहीं D10 आया, कहीं कहीं F14 और D10 दोनों आया। इसी कारण से प्रॉपर्टीज में एब्नॉर्मलिटीज आएगा। तो पहला चीज यही है जो हम लोग को जानना चाहिए। दूसरा हम लोग बात करते हैं अकरेंस का, कैसे कैसे अकर कर रहा है, सब अकर कैसे कर रहा है अकरेंस का। तो बोरोन जो होता है इज वेरी रेयर, बोरोन इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट, नॉट रेयर, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, अबाउट 0.0001% ऑफ अर्थ क्रस्ट में बहुत कम है, इतना ही।
बात करें हम एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम इज मोस्ट एबंडेंट मेटल, मोस्ट एबंडेंट मेटल एंड थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होता है। पहला दोनों कौन होता है? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन। बात अगर हम गैलियम, इंडियम, थैलियम की करें तो ये सब रेयर होता है। गैलियम, इंडियम, थैलियम आर रेयर एलिमेंट्स, मतलब ये सब बहुत कम पाया जाता है। तो अकरेंस ये है जो आपको जान लेना चाहिए, बाकी परसेंटेज डिटेल वगैरह जानने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी हम बताते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? आप देखोगे कि बोरोन से ज्यादा होता है किसका? एल्युमिनियम का, लेकिन एल्युमिनियम से कम होता है गैलियम का। तो अगर हम ऑर्डर लिखेंगे तो ये होगा एल्युमिनियम और उसके बाद इंडियम एंड थैलियम, थोड़ा सा बढ़ता है। तो ये जो एबनॉर्मलिटी है, एबनॉर्मलिटी जो हुआ है इज ड्यू टू पुअर सील्डिंग ऑफ किसी कारण डी ब्लॉक 3d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल उसी तरह से जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है डी ब्लॉक में, उसी तरह से हुआ है। जैसे देखिए आपको समझाते हैं, यहां से यहां जब आप गए तो सेल बढ़ा, सेकेंड सेल है, थर्ड सेल है, तो सेल बढ़ा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। यही ट्रेंड था, जनरल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस यही था कि जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो सेल बढ़ेगा, इसलिए एटॉमिक रेडियस अच्छा खासा अमाउंट से बढ़ेगा। हुआ ये है कि जब यहां से आकर तो सेल फिर बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि सेल नहीं बढ़ रहा, लेकिन यहां पे डी ऑर्बिटल का जो 10 इलेक्ट्रॉन है वो पुअर सील्डिंग कर रहा होगा गैलियम के न्यूक्लियस का, जिसके कारण से आउटर इलेक्ट्रॉन्स को जो इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज होगा, 10 इलेक्ट्रॉन या भर रहे इधर तो 10 प्रोटॉन भी बढ़ते हैं इधर, ये बात समझ में आना चाहिए। तो 10 प्रोटॉन भरोगे वो पूरा का पूरा इसको छेद नहीं पाएगा, सील्ड नहीं कर पाएगा, और सील्ड नहीं कर पाने के कारण जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स है, उसको पूरा का पूरा इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस हो जाएगा, और इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस होने के कारण क्या होगा, इसको अपनी तरफ पुल कर लेगा, और पुल कर लेगा इसलिए एटॉमिक रेडियस घट जाएगा। ये बिल्कुल वही केस है जैसे कि पुअर सील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के कारण लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस चीज को हम एक्सेप्शन इन एटॉमिक रेडियस ऑफ पीरियोडिक टेबल में भी डील कर चुके हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और गैलियम इंडियम को एटॉमिक रेडियस में जो डिफरेंस होता है ट्रेंड में, उसको हम डील कर चुके हैं। तो एटॉमिक रेडियस में इस तरह से आपको ट्रेंड दिखाई देगा, ठीक है। ये चीज गौर करना है कि यहां पर चूंकि डी ऑर्बिटल का पुअर सील्डिंग है, समझ लीजिए आपके पास यहां तक जो Z+10 है, जो Z एटॉमिक नंबर रख रहे हैं, इसको बहुत कम सील्ड कर रहा है डी ऑर्बिटल। तो ये बाहरी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, और जब अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, पुल कर लेगा, पुल कर लेगा मतलब रेडियस घट जाएगा। तो जो सेल में बढ़ रहा था, सेल बढ़ने के कारण जो बढ़ रहा होगा उससे ज्यादा घट गया होगा, इसलिए एटॉमिक रेडियस अल्टीमेटली क्या हो गया, घट गया है, ठीक है। अगर हम बात करें आगे कुछ प्रॉपर्टीज का, आगे कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें हम, जैसे कि हम बात करते हैं चौथा प्रॉपर्टीज आयोडाइज एनर्जी, आयोडाइज एनर्जी, ठीक है। तो फिर आयोडाइजेशन एनर्जी में भी ट्रेंड में क्या होगा, डिफरेंस होगा। जैसे कि आप देखोगे आयोडाइजेशन एनर्जी जो होगा बोरोन से, देखो जनरल ट्रेंड आयोडाइजेशन एनर्जी का क्या है, सबसे पहले बताते हैं। जनरल ट्रेंड क्या होगा, नीचे की तरफ घटना चाहिए, तो बोरोन का सबसे ज्यादा होगा, बोरोन का सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद क्या होना चाहिए, आयोडाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्युमिनियम, उसके बाद क्या होना चाहिए, गैलियम, लेकिन नहीं, उल्टा हो जाता है, बिकॉज रेडियस के कारण होता है। तो गैलियम से कम हो जाता है आयोडाइजेशन एनर्जी किसका, एल्युमिनियम का। और फिर उसके बाद यहां भी देखोगे एफ ब्लॉक आ जाता है, इन दोनों में देखोगे आप एफ ब्लॉक आ रहा है, इसके कारण से यहां भी एक्सेप्शन आ जाएगा, आयोडाइजेशन एनर्जी थैलियम का और आयोडाइजेशन एनर्जी इंडियम का। यहां पे अगर हम बात करें तो पुअर सील्डिंग किसका आया, पुअर सील्डिंग ऑफ 3d ऑर्बिटल के कारण ऐसा हुआ। और यहां पे अगर हम बात करें तो पुअर
पुअर शिल्डिंग ऑफ 4s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के कारण ऐसा हुआ। तो 4s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो 14 इलेक्ट्रॉन थैलियम में आया है वो पुअर शिल्डिंग किया है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड हो गया है, इसलिए उसको बाहर निकालना क्या हो गया, मुश्किल हो गया, इसलिए आरएस एनर्जी क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो आरएस एनर्जी भी ट्रेंड है। अगर आप बात करोगे तो आप समझ रहे होगे कि एल्यूमिनियम जो होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये चीज श्योर है कि किसी भी फॉर एनी एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट के लिए ये तो सक्सेसिव आरएस एनर्जी सब लोग आप जानते हो कि आरएस एनर्जी 1 से ज्यादा होगा आरएस एनर्जी 2, आरएस एनर्जी 2 से ज्यादा होगा आरएस एनर्जी 3। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करता है ये भी हम यहां पर दिखाते हैं आपको। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करता है ये सब एलिमेंट्स, इसको हम अलग से लिखते हैं। 14 प्रॉपर्टी ये होगा। 5वां प्रॉपर्टी हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमको आप एक प्रॉपर्टीज के रूप में बता देते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप समझ जान ही रहोगे ये चीज कि भाई ऊपर की तरफ क्या होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, नीचे की तरफ क्या होगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा। तो एल्युमिनियम जो होता है +3 बनाता है। ठीक है, +3 में कंपाउंड बनाएगा। अगर हम बोरोन नॉन मेटल है इसलिए उसका +3 लिखना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, लेकिन फिर +3 होगा। गैलियम की बात करें तो ये +1 और +3 दोनों बनाता है। इंडियम की बात करें तो ये +1 ही बनाता है। गैलियम की बात करें तो ये क्या होगा +1 ही रखेगा। पॉइंट देखो, कभी कभी आप देखोगे कि गैलियम फॉर्म GaCl2 मान लीजिए ये करता है, इसको मान लो एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं। कभी कभी आपको ये लगेगा कंफ्यूजन टाइप का, गैलियम जो होगा GaCl2 बनाता है। तो देखो कैसे, एक्चुअली GaCl2 क्या है, GaCl2 इज ए मिक्सचर ऑफ Ga+ एंड GaCl4-। एक्चुअली ये क्या है, मिक्सचर है इसका, जिसमें कि देख रहे हो आप कि गैलियम +1 ऑक्सीडेशन में है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ऐसा नहीं है कि गैलियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया है। गैलियम जो है +1 +3 में एग्जिस्ट करता है, तो उसका एवरेज वैल्यू +2 होगा। तो इन दोनों का मिक्सचर होगा तो +2 में दिखेगा आपको। तो ये ऐसा नहीं है गैलियम +2 में एग्जिस्ट करता है, बल्कि +1 और +3 में एग्जिस्ट करता है, उसका एवरेज वैल्यू +2 होगा। ठीक है, मान लिया थैलियम फॉर एलम लाइक अल्काली मेटल 1a मेटल, एक्सप्लेन करो। देखो थैलियम का हैज +1 ऑक्सीडेशन नंबर लाइक फर्स्ट ए मेटल। दूसरी बात ऑल्सो थैलियम हैज मेटालिक प्रॉपर्टी होगा। आप अगर ट्रेंड ऑफ मेटालिक प्रॉपर्टी समझ रहे होगे, शुरू में बताएं तो क्या होगा, थैलियम सबसे ज्यादा मेटालिक होगा और थैलियम का मेटालिक प्रॉपर्टी होगा लाइक ऑफ फर्स्ट ए मेटल एंड हेंस थैलियम फॉर्म एलम थैलस एलम जिसका कि फॉर्मूला होगा क्या, TL 2SO4 Al2SO4 का होल 3 और 24H2O। एलम का फॉर्मूला होता है Na2SO4, कोई जो नहीं Na2SO4 M2SO4। M जहां पे जनरल फॉर्मूला एलम का होता है M2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O। M जहां पे क्या होता है, यूनिवैलेंट कैटायन होता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अमोनियम, एज वेल एज थैलियम भी हो सकता है। ठीक है, तो एलम बनाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये सब शो करता है। आगे अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी ट्रेंड जो होता है उस तरह का नहीं होता है जो जनरल ट्रेंड होता है। छठा बात करते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी जो ट्रेंड होता है क्या होना चाहिए, ट्रेंड के अनुसार बोरोन को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तो बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद आपको लगना चाहिए कि एल्युमिनियम का सबसे कम होना चाहिए किसका, गैलियम का, जबकि होता है थोड़ा ऐसे है थैलियम, इंडियम, गैलियम और एल्युमिनियम। ठीक है, इस तरह का ट्रेंड होता है। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे कम और इन सब का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, मतलब बोरोन से एल्युमिनियम में घटता है और फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। यही लिखा हुआ है, बोरोन से एल्युमिनियम में घट रहा है
और फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो रहा है, इसलिए हमने पहले थाइलियम लिख दिया, उसके बाद एंडियम, उसके बाद गैलियम, उसके बाद एल्युमिनियम। ये सारा जो एबनॉर्मलिटीज इन प्रॉपर्टीज है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज है, वो ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ d एंड f ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से कारण है। ठीक है, तो ये जो था एटॉमिक प्रॉपर्टीज का थर्ड एलिमेंट्स का। अब हम लोग कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें हम, तो पहला बोरोन जो होता है इज नॉन मेटालिक। हालांकि कभी कभी आप देखो, कभी कभी क्या इन जनरल, जैसे कि हमने शुरुआत में क्लासिफिकेशन किया, इसको सेमी मेटल में रखा था, लेकिन सेमी मेटल का मतलब होता है मेटल नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टी है। किसी किसी सेमी मेटल को ज्यादा नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी होगा, इसलिए उसको नॉन मेटल की तरह कह सकते हैं। किसी किसी सेमी मेटल को ज्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी की तरह होगा, इसलिए उसको मेटल कहा जा सकता है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बोरोन इज नॉन मेटालिक एंड इज हार्ड एंड ब्लैक सॉलिड। ठीक है, इट हैज मेनी एलोट्रॉपिक फॉर्म। एलोट्रॉपिक समझते हो आप? एलोट्रॉपिक का मतलब होता है अलग अलग स्ट्रक्चर इन विच ए सिंगल एलिमेंट एग्जिस्ट। जैसे कि आप कार्बन का एलोट्रॉप समझते होगे अच्छे से, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो ये सभी चीजें जो है उससे आपको आइडिया लग जाएगा क्या अलग अलग स्ट्रक्चर ऑफ सेम एलिमेंट्स, उसी को एलोट्रॉपिक फॉर्म करते हैं। जबकि एल्युमिनियम वगैरह क्या होता है? एल्युमिनियम इज ए सॉफ्ट मेटल। ठीक है, गैलियम जो होता है, गैलियम इज सॉफ्ट सॉलिड मेटल लिख देते हैं। ठीक है, व्हाइट कलर का भी होता है, जानी लो। गैलियम इज ए मेटल विथ, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 33 डिग्री सेल्सियस होता है, 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। इसलिए अगर समर डे में रखोगे जब टेम्परेचर आपका 40 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा? लिक्विड के रूप में एग्जिस्ट करता है। जब लोग मानते हैं कि लिक्विड रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 2676 केल्विन होता है, जो बहुत ज्यादा है। और इसीलिए चूंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक लिक्विड में एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए गैलियम हम कह सकते हैं गैलियम एग्जिस्ट एज लिक्विड स्टेट एज इन लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर। लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर पर गैलियम लिक्विड की तरह एग्जिस्ट कर सकता है। एंड हेंस इज यूज्ड इन मेजरिंग, इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में हम उसी चीज को यूज करते हैं जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका डेंसिटी जनरली ज्यादा। थर्मोमीटर टू मेजर हाई टेम्परेचर, टू मेजर हाई टेम्परेचर। अगर आपको मतलब एक तो हमने बताया था सोडियम पोटेशियम मिक्सचर, वो भी क्या होता है? लिक्विड होता है, और मरकरी से ज्यादा, मरकरी के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं। यहां भी वही चीज है। इंडियम थाइलियम क्या होता है? मेटालिक होगा, मेटालिक नेचर का होगा और सॉफ्ट सॉलिड होगा। ठीक है, ये होगा। अगर हम बात करें डेंसिटी का, तो डेंसिटी क्या होता है? इस ग्रुप में डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी इंक्रीजेस डाउनवर्ड। डेंसिटी जो होगा इंक्रीजेस डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाने पर डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे जो एलिमेंट्स होगा वो ज्यादा हैवी होता जाएगा। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज था इस ग्रुप का। अब देखिए हम लोग कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। याद हम लोग लास्ट पॉइंट यही करें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थर्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम लोग करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टिविटी विथ एयर। रिएक्टिविटी विथ एयर, एयर के साथ रिएक्टिविटी। देखिए, क्रिस्टलाइन जो बोरोन होता है वो इनर्ट होता है, एयर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। एज वेल एज एल्युमिनियम भी नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करेगा, बिकॉज प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड बन जाता है। लेकिन अगर हम एमॉर्फस बोरोन लें या फिर एल्युमिनियम को हम हीट करें एयर के साथ, तो क्या करेगा? ये दोनों ऑक्साइड एज वेल एज नाइट्राइड दोनों बना लेगा।
ठीक है, तो क्रिस्टलाइन बोरोन doesn't react with air and aluminum also does not react due to formation of a protective layer of oxide. एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड के कारण क्या होगा, रिएक्शन नहीं करता. However, on heating, amorphous boron and aluminum reacts with air to form oxide and nitride. तो क्या होगा, एलिमेंट अगर E को अगर आप क्या करते हो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हो, बैलेंस नहीं कर रहे हैं, H2O3 बन जाएगा. अगर एलिमेंट E को अगर N के साथ रिएक्शन करते हो तो En बन जाएगा. E यहाँ पे क्या है आपका, बोरोन और एल्युमिनियम है. नीचे वाला जो एलिमेंट्स होगा जैसे गैलियम हुआ, इंडियम हुआ, थैलियम हुआ, वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ. +1 रिएक्टिविटी जो होगा मेटल का नीचे की तरफ बढ़ेगा. जैसा कि थैलियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है तो बनाएगा, लेकिन +3 में नहीं बनेगा, +1 में बनाएगा. ठीक है, अब बोरोन ऑक्साइड जो होगा क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा. ठीक है, बोरोन ऑक्साइड जो होगा एसिडिक नेचर का होगा. एल्युमिनियम एंड गैलियम ऑक्साइड ये क्या होता है, एम्फोट्रिक नेचर का होता है. जान लो आप कि एल्युमिनियम और गैलियम एम्फोट्रिक मेटल है, इसलिए उन सब का जो ऑक्साइड होगा क्या होगा, एम्फोट्रिक ऑक्साइड होगा. एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन करेगा. और लास्ट जो इंडियम एंड थैलियम ऑक्साइड ये क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा, बेसिक नेचर का होगा. तो ये चीज गौर करना आपको. ऑब्वियस सी बात है, नीचे की तरफ बेसिक नेचर बढ़ेगा बिकॉज मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है. ठीक है, अब देखिए दूसरा रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद एसिड एंड बेस. दूसरा बात करेंगे हम लोग रिएक्शन विद एसिड एंड बेस. एसिड और बेस के साथ रिएक्शन. ठीक है, तो देखो बोरोन पे आप एसिड डालो, बेस डालो, नहीं कुछ होगा. लेकिन अगर बोरोन पे अगर हम एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड लाइक HNO3 डाल दें तो डिसॉल्व करके SiO3 बना लेता है. एल्युमिनियम गैलियम की अगर बात करें तो ये एम्फोट्रिक है, ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, AlCl3 और प्लस H2 देगा, गैलियम भी से रिएक्शन करेगा. और बेस के साथ रिएक्शन करेगा, बनाएगा क्या, Na3LO3 और प्लस H2 बनाएगा. हम बैलेंस नहीं कर रहे रिएक्शंस को, बारह बोल रहे हैं. ठीक है, एम्फोट्रिक मेटल है. अगर हम इंडियम थैलियम की बात करें तो ये सिर्फ एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, बनाएगा IN या TlCl और प्लस H2 गैस बनाएगा. ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि क्या होगा, एल्युमिनियम गैलियम दोनों के साथ रिएक्शन करेगा. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने लायक ये है कि एल्युमिनियम बिकम्स पैसिव. जो हमने सेकेंड में बताया था, बेरिलियम और एल्युमिनियम दोनों डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है और दोनों HNO3 के साथ पैसिव हो जाता है, बिकम्स पैसिव विद HNO3. मतलब HNO3 के साथ रिएक्शन करना चाहिए लेकिन नहीं करता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड. ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जिसके कारण से फर्दर रिएक्शन नहीं होता है. बहुत सारा ऐसा केस है, एल्युमिनियम मेटल है, इस पे अगर आप डालोगे तो क्या होगा, Al2O3 का एक लेयर बन जाएगा जो फर्दर रिएक्शन को क्या करेगा, स्टॉप कर देगा. तो ये बहुत सारा मेटल ऐसा पैसिव नेचर शो करता है. बेरिलियम और एल्युमिनियम डायगोनल रिलेशनशिप में बताया गया था, तो वो पैसिव नेचर शो करता है. अगला पॉइंट है हैलोजन के साथ रिएक्शन. तो हैलोजन के साथ भी सभी मेटल रिएक्शन करता है और बोरोन भी रिएक्शन करता है. तीसरा पॉइंट है रिएक्शन विद हैलोजन. तो
तो सभी जो होगा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, एलिमेंट जो होगा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके बनाएगा EX3। ठीक है, गौर करना है कि सिर्फ ये नहीं बनेगा, TlI3 नहीं बनेगा, बिकॉज बड़ा साइज का है और Tl का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। X यहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, TlI3 नहीं बनता है, बाकी सब बनता है। और ये भी आप देखिएगा कि EX में बनेगा व्हेन E क्या हो, इंडियम और थैलियम। ये भी गौर करना है, क्योंकि नीचे वाले पे इनर पेयर इफेक्ट होता है और इनर पेयर इफेक्ट होने के कारण +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, इसलिए EX में बनेगा। अगर हम हायर एलिमेंट्स की बात, लोअर एलिमेंट्स की बात करें, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम की बात करें तो +3 शो करेगा। नीचे वाले एलिमेंट्स की बात करें तो +1 शो करेगा, इसलिए इसके लिए EX भी लिखेंगे, इन सब के लिए हम लोग EX लिखेंगे। तो ये सभी जो था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन फैमिली था, मतलब थर्ड एलिमेंट्स था। अगले क्लास में हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ थर्ड एलिमेंट्स पढ़ेंगे। थर्ड एलिमेंट्स का जो जनरल कंपाउंड होगा, मतलब कंपाउंड्स होगा, उसका जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एज वेल एज एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ द बोरोन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे।